सनसनी। काले जादू ने तबाह कर दी है घर की खुशियां। काले जादू ने छीन लिया है सारा सुख चैन। वो शख्स रात दिन इसी वहम में जी रहा था, अंधविश्वास के अंधेरे में घिरता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, तारीखें बदलती जा रही थी और इसके साथ ही अंधविश्वास का वो अंधेरा भी गहराता जा रहा था। किसी को भी मालूम नहीं था कि उस शख्स के जहन में क्या चल रहा है। किसी को भी पता नहीं था कि वो शख्स अंधविश्वास के अंधेरे में डूब गया है और फिर उसने जो किया, उसने पूरे दिल्ली में फैला दी सनसनी। काले जादू का वहम, अंधविश्वास का अंधेरा और एक भाई का खूनी खेल। जी हां, ये कहानी अंधविश्वास के उस अंधेरे की है जिसने मैनपुरी के रहने वाले इस शख्स को कातिल बना दिया है, अपनी ही बहन का हत्यारा बना दिया है। नाम है नवनीत। पेशे से वकील नवनीत की माने तो इसकी बड़ी बहन मधुकांता ने अपने काले जादू से इसका जीना मुहाल कर दिया था। इसके घर की सारी खुशियां छीन ली थी। बहन के काले जादू की वजह से ये न तो कुछ सोच सकता था और न ही अपनी परेशानियों का कोई हल ढूंढ सकता था। और फिर एक रोज न जाने इसे क्या हुआ कि इसने मैनपुरी से दिल्ली आकर अपनी ही बड़ी बहन मधुकांता की हत्या कर दी। किस कारण से हुआ ये? जब मुझे स्वयं पता होता, मैं वही बात तो आपको बता सकता हूँ जो बात है मुझे स्वयं मालूम हो। जब मैं स्वयं में मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, तो मैं आपको क्या बता दूं। आपकी सगी बहन थी वो? नवनीत की माने तो ये अपनी बड़ी बहन मधुकांता से बेहद प्यार करता था, लेकिन मधुकांता के काले जादू के असर से इसके सोचने समझने की शक्ति चली गई। इसका खुद पर से नियंत्रण खत्म हो गया और फिर उसी हालत में इसके हाथों अपनी बड़ी बहन मधुकांता का कत्ल हो गया। नवनीत के मुताबिक इसे खुद भी नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, लेकिन बहन की हत्या के बाद जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने खुद ही थाने आकर अपने खूनी खेल की पूरी कहानी बयान कर दी। किस कारण से हुआ ये? जब मुझे स्वयं पता होता, मैं वही बात तो आपको बता सकता हूँ जो बात है मुझे स्वयं मालूम हो। जब मैं स्वयं में मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, तो मैं आपको क्या बता दूं। आपकी सगी बहन थी वो? नवनीत की पूरी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी सन्न हैं। एक पल तो किसी को भी यकीन ही नहीं हुआ कि एक पढ़ा लिखा वकील अंधविश्वास के अंधेरे में फंसकर इतना बड़ा गुनाह कर सकता है, काले जादू के वहम में अपनी ही बड़ी बहन की हत्या कर सकता है। नवनीत के खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन ही उसे गिरफ्तार कर लिया और अब मामले की तह तक जाने के लिए वो कर रही है इसकी जांच। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में काले जादू के वहम और अंधविश्वास की ये खूनी कहानी लोगों के सामने आई है, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। बोल बच्चा, क्या चाहिए तुझे? वो लड़की अपनी जिंदगी में एक लड़के के सिवा कुछ नहीं चाहती थी। बाबा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। वो किसी भी कीमत पर उस लड़के को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती थी। बस कुछ ऐसा चक्कर चला दीजिए कि वो मेरी मुट्ठी में आ जाए। काम मुश्किल था, लेकिन एक तांत्रिक के बहकावे में आकर वो कुछ भी करने को तैयार थी। मगर इसके लिए तुझे कुछ पाठ पूजा करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत आएगा। कोई बात नहीं बाबा, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, बस मेरा काम होना चाहिए। पैसा पानी की तरह बहता रहा और तांत्रिक का खेल भी चलता रहा।
लेकिन तंत्र मंत्र के तमाम नुस्खों को आजमाने के बाद भी जब वो लड़की उस लड़के को पा नहीं सकी तो वो इंतकाम की आग में जल उठी और जब उसने बदला लिया तो उड़ गई दिल्ली पुलिस की नींद। दिन याद नहीं, तारीख याद नहीं, याद है तो वो छोटी सी मुलाकात जहां से शुरू होती है ये कहानी। वो गुलाबी ठंड की एक अलसाई सुबह थी, लेकिन सुबह सुबह ही वो लड़की नामालूम कहां जा रही थी। लिहाजा चेहरे से परेशानी भी साफ झलक रही थी। तभी एक लड़का उस लड़की के पास पहुंचा। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आपका बैग कुछ ज्यादा भारी है, क्या कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं, आप तकल्लुफ क्यों करते हैं? मैं उठा लूं। तकल्लुफ वाली क्या बात है? लाइए, मुझे दीजिए। चलिए। एक अजनबी ने मदद का हाथ बढ़ाया और थोड़ी झिझक के साथ ही सही उस लड़की ने अपना बैग भी उसे थमा दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। बेशक ये मुलाकात बेहद छोटी थी, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने ही दिल्ली के दो अजनबियों को दोस्त बना दिया। लड़की थी मंदिर मार्ग इलाके में रहने वाली विनीता और लड़का था रोहिणी का रहने वाला राजेश्वर। पहली ही मुलाकात में दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि शुरू हो गया वक्त को चुराकर एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला। वक्त पंख लगाकर उड़ा जा रहा था और इसके साथ ही कहराती जा रही थी विनीता और राजेश्वर की दोस्ती। लेकिन दोस्ती की ये कहानी कब और कैसे मोहब्बत में बदल गई, इसका पता न तो विनीता को चला और न ही राजेश्वर को। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे और दोनों को ही एक दूसरे के बिना ये दुनिया बेमानी लगने लगी थी। बेशक दोनों के घरों के बीच का फासला बहुत ज्यादा था, लेकिन फोन पर मीठी मीठी बातों के सिलसिले ने इस फासले को भी बेहद कम कर दिया था। बस अब एक ही सपना है, तुमसे शादी करने का। राजेश्वर, मैं भी तो रात दिन ये सोचती रहती हूँ कब हमारी शादी होगी। सच्ची? विनीता और राजेश्वर दोनों ने ही यह फैसला कर लिया था कि जीना है तो साथ ही जीना है, रहना है तो साथ रहना है, और इसके लिए दोनों को ही इंतजार था अपनी शादी का। कब आएगा वो दिन? रात दिन इन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी। वो खुद को अपने प्रेमी राजेश्वर के घर की होने वाली बहू मान चुकी थी, लिहाजा उसने उसके घर भी आना जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विनीता राजेश्वर के घर की एक एक चीज से वाकिफ हो गई। कैसा लगा मेरा ये घर? बहुत सुंदर है, रियली सीरियसली बहुत ही सुंदर है। राजेश्वर की मोहब्बत में साथ चलते चलते विनीता उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां एक पल के लिए भी उसे भुला पाना नामुमकिन था। वो जल्द से जल्द राजेश्वर से शादी करना चाहती थी, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रोज विनीता अपने प्रेमी राजेश्वर से फोन पर बातें कर रही थी, तभी नामालूम किस बात पर दोनों में लड़ाई हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि राजेश्वर ने विनीता से गुस्से में तोड़ दिया अपना सारा रिश्ता। विनीता, बस बहुत हो गया, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ खत्म। क्या? राजेश्वर, राजेश्वर, हेलो। जिस राजेश्वर को विनीता ने अपना मुकद्दर मान लिया था, वही राजेश्वर एक छोटी सी बात पर उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। विनीता ने यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था। राजेश्वर की बेवफाई पर वो रो पड़ी। तन्हाई में न मालूम क्या क्या सोचती रही।
एक पल को तो लगा कि जिस प्रेमी को उसकी कद्र नहीं, उसे भूल जाना ही अच्छा, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि ये मुमकिन नहीं। राजेश्वर की याद में विनीता तड़प उठी। उसने फैसला कर लिया, जिस शख्स ने उसकी दुनिया को मोहब्बत के रोमानी एहसासों से भर दिया, वो उसे यूं जाने नहीं देगी। वो नाराज है तो क्या, वो उसे मुट्ठी में बंद कर लेगी। वो खफा है तो क्या, तंत्र मंत्र के सहारे वो फिर से उसे अपना बना लेगी। बस इसी फैसले के साथ ही विनीता के पांव खुद ब खुद एक तांत्रिक के दरवाजे की ओर बढ़ गए। एक ऐसा तांत्रिक जो खुद को बताता था तांत्रिकों का तांत्रिक, महातांत्रिक। बाबा जी प्रणाम। बोल बच्चा, क्या चाहिए तुझे? बाबा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से वो मुझसे नाराज चल रहा है। बस कुछ ऐसा चक्कर चला दीजिए कि वो मेरी मुट्ठी में आ जाए। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। मगर इसके लिए तुझे कुछ बार पूजा करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत आएगा। कोई बात नहीं बाबा, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, बस मेरा काम होना चाहिए। विनीता को यकीन था कि ये तांत्रिक उसकी सारी मुसीबतों को छूमंतर कर देगा, नाराज प्रेमी राजेश्वर को उसकी मुट्ठी में कैद कर देगा। लेकिन उसे कहां पता था कि तंत्र मंत्र का ये तिलिस्म लोगों को लूटने के लिए है, न कि उनके बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए। तांत्रिक के माया जाल में फंसकर विनीता पानी की तरह पैसा बहाती रही और तंत्र मंत्र का तिकड़म रचकर वो तांत्रिक उसे ठगता गया। धीरे धीरे विनीता से उसने हजारों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन इसके बाद भी उसका वशीकरण मंत्र कोई चमत्कार नहीं दिखा पाया। राजेश्वर विनीता से खफा था, सो खफा ही रहा। बस इसी बात ने विनीता को इंतकाम की आग से भर दिया। उसने फैसला कर लिया, जिस राजेश्वर के चक्कर में उसने हजारों रुपए गंवाए हैं, वो उसी के घर चोरी कर अपना हिसाब चुकता कर लेगी। अपने इस फैसले के साथ ही विनीता ने राजेश्वर के घर में सेंध लगाने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। जल्द ही विनीता की इस साजिश में तांत्रिक का भतीजा और उसके 2 दोस्त भी शामिल हो गए। तारीख थी 28 अगस्त 2009। रात के तकरीबन 2 बजे थे। विनीता एक कार में सवार होकर तीनों लड़कों के साथ राजेश्वर के घर पहुंची। घर में कोई नहीं था, सो बाहर ताला लगा हुआ था। ये देख विनीता ने एक लड़के के साथ मिलकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि उसके 2 साथी बाहर निगरानी करते रहे। तभी अचानक पास में ही गश्त लगा रहा एक चौकीदार वहां पहुंच गया। उसने विनीता को ताला तोड़ते हुए देखा तो पूछा, अरे मैम ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे घर की चाबी खो गई, ताला तोड़ रही हूँ। ओके सॉरी मैम। विनीता की रौबदार आवाज को सुनकर चौकीदार को लगा कि ये घर विनीता का ही है, लिहाजा वो माफी मांगकर वहां से चला गया। उसके जाते ही विनीता ने इत्मीनान से घर का ताला तोड़ा और फिर साथ आए लड़कों के साथ राजेश्वर के घर में दाखिल हो गई। थोड़ी देर में ही विनीता ने घर का कोना कोना छान मारा और फिर घर में रखी तमाम नकदी और ज्वेलरी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। बाद में जब राजेश्वर और उसके घर वालों को चोरी का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फौरन ही वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई। इस मामले में जब पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार से पूछताछ की तो शक की सुई राजेश्वर की गर्लफ्रेंड पर जा टिकी। जब चौकीदार रात को ड्यूटी पे आया, उसको पकड़ के पुलिस लेके मुझे इन्फॉर्म किया कि हम चौकीदार को ले आए हैं। मैं जब चौकी पहुंचा तो उसने बताया कि एक लड़की थी और एक लड़का था, बाकी 2 लड़के गली के कोने पे खड़े, टोटल 4 लोग थे। सेंट्रो गाड़ी से आए थे, यूपी नंबर गाड़ी थी। मैंने कहा कि हुलिया क्या था उसका, भाई आयोग ने मेरे सामने पूछा, फिर मैंने भी पूछा तो उसने जैसा हुलिया बताया तो वो हुलिया बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसा था, जैसे कि। फिर उससे पूछते रहे, फिर मैंने उसको अपनी गर्लफ्रेंड की एक फोटो दिखाई, उसने कहा हाँ ये लड़की भी साथ में थी। राजेश्वर के मुताबिक चौकीदार के बयान से साफ था कि चोरी के पीछे विनीता का ही हाथ है। लेकिन इसके बाद भी जब लोकल पुलिस ने विनीता को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई तो राजेश्वर ने आला अफसरों से गुहार लगाई और फिर ये मामला दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी DIU को सौंप दिया गया। जल्द ही एक एक कड़ी को जोड़ती पुलिस विनीता और उसके गुनाह में शामिल तीनों लड़कों तक जा पहुंची। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट।
गीतिका की खुदकुशी की कहानी से जुड़े ये वो चेहरे हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। हर चेहरे की अपनी कहानी है और हर कहानी का मुख्य किरदार है गोपाल कांडा। वही कांडा जो 12 दिन तक पुलिस की नजरों में धूल झोंकता रहा। 10 दिन की पुलिस रिमांड में रहा, लेकिन पुलिस कांडा से कुछ खास नहीं जान पाई और इसलिए मंगलवार को जब कांडा को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कोर्ट ने कांडा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज पुलिस की एप्लीकेशन थी जुडिशियल रिमांड के लिए, 14 दिन के लिए जुडिशियल अलाउ कर दी, वो जेल भेज दिए। हमारी एप्लीकेशन थी अपनी मेडिसिन ले जाने के लिए कि भाई एक स्पेसिफिक बीमारी है ब्लड प्रेशर की, उसकी हम अपनी स्पेसिफिक मेडिसिन लेके जाएंगे। एक हमारी एप्लीकेशन थी सेपरेट व्हीकल के लिए कि जब भी हम आए कोर्ट में, कोर्ट से जाएं तो एक अलग से व्हीकल हमें मिल जाए, वो भी हमारी अलाउ हो गई। 10 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा, गीतिका और अरुणा चड्ढा के बीच हुए ईमेल के आदान प्रदान, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को सबूत के तौर पर तलाशने का दावा किया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने एमडीएलआर कंपनी में गीतिका को दिए गए ऊंची पोजीशन के दस्तावेज भी बरामद किए। लेकिन पिछले 10 दिनों के दौरान दिल्ली पुलिस कांडा से कोई खास राज नहीं उगलवा पाई और खुद पुलिस के सामने गोपाल कांडा चुप्पी ही साधे रहा। यही वजह है कि मंगलवार को जब दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा को कोर्ट में पेश किया तो खुद दिल्ली पुलिस ने ही कोर्ट से कह दिया कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है और गोपाल कांडा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। गीतिका की खुदकुशी की तहकीकात में पुलिस अब अंकिता सिंह से पूछताछ कर सकती है। अंकिता वही लड़की है जो गोवा में कांडा के कसीनो में काम करती थी और गोवा पुलिस को उसने खुद को कांडा की पत्नी बताया था। अंकिता का जिक्र गीतिका ने अपने सुसाइड लेटर में भी किया था। अंकिता की कहानी की असलियत क्या है, ये पुलिस की पूछताछ में ही सामने आ पाएगा। लेकिन गोपाल कांडा तो बार बार यही कह रहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो तमाम एसएमएस हैं जो आप किया करते थे गीतिका को, कोई एसएमएस। लेकिन कैसी साजिश, इसका जवाब कांडा के पास भी नहीं है। न्यायिक हिरासत में जेल भेजते हुए कोर्ट ने जब गोपाल कांडा से पूछा कि उन्हें इस मामले पर कुछ कहना है तो गोपाल कांडा का सिर्फ इतना ही कहना था कि यह सब कुछ राजनीतिक कारणों से हो रहा है, यानी कि गीतिका सुसाइड केस में उन्हें राजनीतिक दुश्मन फंसा रहे हैं। लेकिन शायद गोपाल कांडा के पास इस बात का जवाब नहीं है कि गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें क्यों ठहराया है। पिछले 20 दिनों से सबूत और सुरागों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन अब तक वो गीतिका की खुदकुशी के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। सनसनी।